गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडिटोरियल बाय प्रियांशु। हमारे इस चैनल का स्टार्टिंग से सिर्फ एक ही मोटिव रहा है कि हम हिंदी माध्यम से पढ़े हुए छात्रों को द हिंदू जैसा एडिटोरियल सॉल्व करा पाएँ, और सॉल्व भी ना कराएं बल्कि इस तरह से सॉल्व कराएं कि आप इस पूरे एडिटोरियल को वर्ड टू वर्ड खुद से भी सॉल्व कर पाएँ। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपसे एक प्रॉमिस करना चाहूँगा कि जब आपका ये वीडियो समाप्त होगा तब आप इस पूरे एडिटोरियल को, यानी कि आज का जो हमारा 20 जून का एडिटोरियल आया है, उसको खुद से सॉल्व कर पा रहे होंगे। बस आपको एक काम करने की आवश्यकता है कि आपको इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। अगर आपने इतना सा काम किया तो आप डेफिनेटली 100% मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप आज के एडिटोरियल को खुद से सॉल्व कर पा रहे होंगे बिना किसी हिचकिचाहट के। कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी है आपकी तो फिर वोकेबलरी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी एंड आपका प्रैक्टिस करने का भी मन करेगा। ठीक है, मैं आपको डेमो दिखा देता हूं कि मैं आपको किस तरह से पढ़ाने वाला हूं। तो ये रहेगी हमारे पैसेज की वोकैब। यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि इससे जुड़े हुए जितने भी प्रीवियस ईयर में सिनोनियम से एंटो पूछे गए हैं, इन वर्ड से रिलेटेड वो मैंने यहाँ प्रॉपर मेंशन किए हैं। साथ में मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से इन वर्डों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की ताकि आप समझ पाएँ इन वर्ड का मीनिंग। आपको पता ही है कि द हिंदू की वोकैब से जो पैसेज की वोकैब होती है, एडिटोरियल की जो वोकैब होती है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। फिर मैं आपको ये एडिटोरियल शो करूँगा जिससे आपको पढ़ने का पूरा समय दिया जाएगा। आप इसको पढ़ सकते हैं, खुद से सॉल्व भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको इस तरह से पूरा एडिटोरियल सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा एंड आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करूँगा कि ताकि आपको ये पूरा एडिटोरियल समझ पाएँ और इस पूरे एडिटोरियल को आप खुद से भी सॉल्व कर पाएँ। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है आपको पढ़ाने की। ठीक है, बिना समय की बर्बादी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है आपका बीप। ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पार्टी का आदेश या फिर निर्देश। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो द रिटन ऑर्डर या फिर इंस्ट्रक्शन गिवन टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर। ठीक है, यानी कि विधानसभा या फिर राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनके द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बीप, या फिर रिटन ऑर्डर को भी क्या बोला जाता है, बीप। इस वर्ड का यानी बीप वर्ड का से जुड़े हुए जो एग्जाम में सिनोनिम्स पूछे गए हैं, 2013 में पूछा गया ऑर्डर, 2015 में पूछा गया कमांड, 2017 में पूछा गया डायरेक्टिव। एंटो पूछे गए आपके 2014 में फ्रीडम, 2016 में लिबर्टी एंड 2018 में चॉइस। बी वर्ड को ऑथर ने किस तरह से अपने पैसेज में यानी आर्टिकल में यूज़ किया है, तो वो यह है अंडर द 10th शेड्यूल, यानी कि 10वीं सूची के अंदर आप मेंबर यानी कि एक मेंबर कैन बी डिस्क्वालीफाइड, उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा कब, इफ़ यदि दे वॉलंटरी रिज़ाइन फ्रॉम देयर पार्टी, यदि वह अपने पार्टी से स्वयं से रिज़ाइन देता है, या फिर डिफाई अ पार्टी वीप ड्यूरिंग अ डिवीज़न ऑफ वोट्स इन द हाउस, यानी कि हाउस में वोट के विभाजन के दौरान यदि वह पार्टी का आदेश नहीं मानता है तब भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इस पूरी लाइन का हमारा ये अर्थ है, यानी कि जब भी हाउस में किसी का विभाजन के पर्पज से वोट उससे मांगा जा रहा है तब या फिर वह रिज़ाइन कर दे या फिर वह अपनी सहमति देने से इनकार कर दे, तब भी उस मेंबर को क्या करा जा सकता है, डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। ठीक है, बस आपको इस वर्ड का मीनिंग याद रखना है। वीप का मतलब होता है पार्टी का आदेश या फिर निर्देश। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आपका वो है आपका डिफाई। क्या है डिफाई, जिसका हिंदी मीनिंग होता है खुलेआम विरोध करना। क्या, खुलेआम विरोध करना, मतलब टू रेसिस्ट ओपनली या फिर रिफ्यूज टू ओबे, या आगे को ना मानना, या फिर चैलेंज अथॉरिटी, मतलब डिफाई। इस वर्ड से जुड़े हुए सिनोनिम्स पूछे गए एग्जाम में, 2014 में पूछा गया रेसिस्ट, 2016 में अपोज, 2018 में चैलेंज। इससे जुड़ा हुआ एंटो पूछा गया 2015 में आपका ओबे, 2017 में पूछा गया कॉम्प्लाई, 2019 में पूछा गया सबमिट। डिफाई वर्ड को जो ऑथर ने अपने एडिटोरियल में आज इस्तेमाल किया है वो इस तरह से किया है। सेम एग्जांपल लेंगे इसमें। अंडर द 10th सेंचुरी शेड्यूल,
यानी कि 10वीं अनुसूची के अंदर जो मेंबर हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दे इफ़ दे वॉलंटरी रिज़ाइन फ्रॉम देयर पार्टी, यदि वे अपने पार्टी से रिज़ाइन करते हैं, और या डिफाई अ पार्टी बीफ, यानी कि जो पार्टी का जो आदेश है उसको खुलेआम विरोध करते हैं। कब? ड्यूरिंग अ डिवीजन ऑफ वोट्स इन द हाउस, यानी कि हाउस में वोट्स विभाजन के वोट्स के दौरान यदि वे खुलेआम उस चीज़ का विरोध करते हैं, या फिर उस दौरान जब विभाजन के दौरान उनसे वोट मांगा जा रहा है तब वे रिज़ाइन कर दें, तब उनको क्या किया जा सकता है? डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। डिफाई का मतलब होता है खुलेआम विरोध करना, वीव का मतलब होता है पार्टी का आदेश ना मानना या फिर इंस्ट्रक्शन को ना मानना, एंड डिफाई वी पूरे का मीनिंग हो जाएगा खुलेआम आदेशों से इनकार करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है आपका एनजीनियर्ड। ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? जान पूछकर या फिर योजना बनाना है। जान पूछ कर किसी चीज़ की योजना यदि आप बना रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? एनजीनियर्ड। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा आपका? डेलीबरेटली प्लान, या फिर डिज़ाइन, या क्रिएटेड, या ऑफन इन अ क्लेवर और मैनिपुलेटेड वे, मतलब कि इंजीनियर्ड। इस वर्ड से जुड़े हुए आपके एग्जाम में आपसे सिनोनिम्स पूछे गए। 2015 में पूछा गया प्लान, 2017 में पूछा गया डिज़ाइन, 2021 में पूछा गया मैनिपुलेटेड। इस वर्ड से जुड़े हुए एंटो आपके एग्जाम में पूछे गए 2016 में एक्सीडेंटल, 2018 में अनप्लान्ड, 2020 में नेचुरल। यानी इंजीनियर्ड इस वर्ड को जो ऑथर ने अपने पैसेज में इस्तेमाल किया है वो इस तरह से इस्तेमाल किया है। इंजीनियर्ड स्प्लिट्स आर नाउ ड्रेस्ड अप एज मर्जर, यानी कि इंजीनियर्ड मतलब कि योजनाबद्ध, स्प्लिट विभाजन, नाउ मतलब अब, ड्रेस्ड अप एज अ मर्जर यानी कि ब्ले के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, मर्जर मतलब कि ब्ले, एज मर्जर मतलब ब्ले के रूप में, ड्रेस्ड अप मतलब प्रस्तुत किया जाता है। योजनाबद्ध विभाजन जो है अब ब्ले के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेटिंग ग्रुप्स डिफेक्ट विदाउट इनवाइटिंग डिसक्वालिफिकेशन, यानी कि जिससे जो समूह है बिना अयोग्यता झेले दल बदल कर सकता है। यानी कि बिना डिस्क्वालीफाई हुए जो समूह है वह क्या कर सकता है? डिफेक्शन, यानी कि दल बदल कर सकता है बिना अयोग्यता झेले। दल बदल जैसे कि अभी हुआ भी है, आपने को पता ही होगा। एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, आम आदमी के पार्टी के जो लीडर हैं उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है। चाहते तो वो उनको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता था, बट इस प्रावधान के तहत यानी कि मर्जर का नाम दे करके उन्होंने क्या कर दिया? डिफेक्शन कर दिया, यानी कि दल बदल कर दिया। वही चीज़ यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है। तो यही हमारी 3 वोकैब थी दोस्तों आज की। अगर आपको ये तीनों वोकैब समझ में आई तो आप इस पूरे एडिटोरियल को खुद से सॉल्व कर पाएंगे डेफिनेटली, मैं आपसे बोलता हूँ। बस कुछ समय आपको मुझे देने की आवश्यकता है, बट फर्स्ट मैं आपको 2 मिनट का आपको टाइम देता हूँ इस पूरे एडिटोरियल को खुद से पढ़ने का, ताकि आप खुद से इस पूरे एडिटोरियल को पढ़ पाएँ। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट कीजिए।
आपका टाइम समाप्त होता है। अब स्टार्ट करते हैं अपने एडिटोरियल को सॉल्व करना, ठीक है। आज के एडिटोरियल का जो हमारा टाइटल दिया है ऑथर ने, वो दिया है डिफेक्शन एंड मर्जर। डिफेक्शन एंड मर्जर। डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल करना। क्या? दल बदल करना, दल बदल। और मर्जर का मतलब क्या होता है? मिलना, मतलब मिलना, ठीक है, मिलना। पता है बट इंडिया में हो क्या रहा है, जितने भी पॉलिटिक्स जो नेता लोग हैं, पता नहीं कि ये कोई गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा पावर हो चुकी है कि उसके डर की वजह से ये लोग कर रहे हैं ऐसा। बट क्या कर रहे हैं ये लोग? मर्जर का नाम दे करके ना, ये लोग मर्जर का नाम दे करके दल बदल कर रहे हैं, जो कि गलत है। उसी के बारे में ऑथर ने बात की है, जैसे कि अभी हुआ भी है अपने इंडिया में। देखते हैं क्या बात की है। पहली जो हमारी लाइन है बहुत ही अच्छी लाइन है। द 10th शेड्यूल यानी कि 10वीं अनुसूची इज मतलब है होलोप्ड मतलब खोखली बनाती है बाय अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स यानी कि अनप्रिंसिपल्ड का मतलब क्या होता है? सिद्धांतहीन राजनीति। बहुत आसान है, देखो। द 10th शेड्यूल यानी कि 10वीं अनुसूची जो है अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स वाई यानी कि अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स के द्वारा यानी कि सिद्धांतहीन राजनीतिक द्वारा इज होलोब्ड यानी खोखला कर दिया गया। यानी कि जो 10वीं अनुसूची है उसको सिद्धांतहीन राजनीति के द्वारा क्या कर दिया गया? होलोड यानी कि HOLLOWED, होलो मतलब कि उसे खोखला कर दिया गया। यानी 10वीं जो हमारी अनुसूची है उसको सिद्धांतहीन राजनीति के द्वारा खोखला कर दिया गया। आपको आई होप ये लाइन पूरी समझ में आ गई होगी। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। 10वीं अनुसूची मतलब 10th शेड्यूल बाय अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स यानी कि अनप्रिंसिपल पॉलिटिक्स के द्वारा 10वीं अनुसूची को इज होलोड आउट यानी कि उसको खोखला कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। हेयर इज समथिंग डीपली ट्रबलिंग, ठीक है। हेयर इज समथिंग डीपली ट्रबलिंग, ठीक है। हेयर मतलब यह है, इज समथिंग कुछ, डीपली मतलब गहरी, ट्रैवलिंग का मतलब क्या होता है? परेशान करने वाली, मतलब बोल सकते हैं यह बहुत परेशान करने वाली है। क्या चीज़ है? आगे बढ़ते हैं। अबाउट द वेव ऑफ डिफेक्शन यानी कि दल बदल करने की जो लहर है वह बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। स्वीपिंग इंडियाज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी कि भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों में बदलाव की जो लहर चल रही है। हियर इज समथिंग डीपली ट्रबलिंग यानी बहुत परेशान करने वाली है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चीफ एमोंग देम यानी कि इनमें से, एमोंग देम मतलब क्या होता है? इनमें से सबसे प्रमुख संसद सदस्य हैं। दल बदल करने में सबसे प्रमुख कौन है? ये संसद के सदस्य, ठीक है। तो इस पूरी लाइन का अर्थ हो जाएगा कि इंडियाज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यानी भारत के निर्वाचित प्रतिनिधि, द वेव ऑफ डिफेक्शन भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों में दल बदल की जो लहर चल रही है। हेयर इज समथिंग डीपली ट्रबलिंग यानी वह बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चीफ एमंग देम और इनमें सबसे ज़्यादा प्रमुख कौन लोग हैं जो दल बदल कर रहे हैं? वह हैं सबसे प्रमुख है संसद के सदस्य यानी पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं वह दल बदल करने में सबसे ज़्यादा आगे हैं और इस लहर के साथ बहते ही जा रहे हैं, ठीक है। आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। आपको किस तरह से पढ़ना है? सबसे पढ़ना ही है इंडियाज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी भारत के निर्वाचित प्रतिनिधि, इतना हो गया। हाँ, अब पढ़ेंगे इसको। द वेव ऑफ डिफेक्शन यानी कि भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों में जो वेव ऑफ डिफेक्शन यानी कि दल बदल की लहर चल रही है, ठीक है, लहर चल रही है। हेयर इज समथिंग डीपली ट्रैवलिंग यानी वह बहुत परेशान करने वाली है, वह बहुत परेशान करने वाली है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चीफ एमंग देम और इनमें सबसे प्रमुख कौन है? अमंग दम मतलब इनमें, चीफ सबसे प्रमुख कौन है? पार्लियामेंट्स ऑफ मेंबर्स यानी
संसद के सदस्य, और इनमें सबसे प्रमुख कौन है? संसद के सदस्य। ठीक है, इन दोनों लाइनों का अर्थ है कि पहली लाइन का अर्थ तो ये था कि 10वीं अनुसूची को अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स के द्वारा खोखला कर दिया गया है। दूसरी है कि भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों में दल बदल की जो लहर चल रही है वह बहुत परेशान करने वाली है, और इसमें सबसे प्रमुख संसद के सदस्य हैं। दोनों लाइन आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। दिस ग्रुप, यानी कि दिस ग्रुप का मतलब क्या है? यह ग्रुप कंस्टिट्यूट्स मतलब बनाता है एग्जैक्टली 2/3 ऑफ द पार्टी, यानी पार्टी के 2/3 लोकसभा स्ट्रेंथ, यानी कि लोकसभा के सदस्यों की 2/3 ताकत को दिस ग्रुप कंसिस्ट मतलब कि बनाता है। बोला जा रहा है कि यह समूह पार्टी की जो लोकसभा ताकत का ठीक 2/3 बनाता है। कैसे पढ़ेंगे? बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। दिस ग्रुप यानी यह समूह। ठीक है, दिस ग्रुप का मतलब होता है यह समूह लोकसभा के पार्टी, ठीक है, लोकसभा पार्टी का 2/3 यानी 2/3 स्ट्रेंथ मतलब ताकत, कंस्टिट्यूट्स मतलब कि बनाता है। मतलब यह ग्रुप पार्टी की लोकसभा ताकत का 2/3 बनाता है। किस तरह से पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ोगे दिस ग्रुप यानी यह ग्रुप, ठीक है, फिर पढ़ना है आपको ये 2/3 ऑफ द पार्टीज लोकसभा स्ट्रेंथ, यानी लोकसभा की पार्टी का 2/3 ताकत कॉन्स्टिट्यूट्स बनाता है, यानी यह समूह पार्टी की लोकसभा ताकत का 2/3 ठीक 2/3 बनाता है। ठीक मतलब एग्जैक्टली 2/3 बनाता है। कौन? जो पार्लियामेंट के वो हैं, क्या है, सांसद, जो सांसद लोग हैं, जो पार्लियामेंट मेंबर हैं, वो क्या बनाते हैं? 2/3 मतलब कि 3 में से 2 लोग ये हैं। और यही लोग क्या कर रहे हैं आजकल? यही लोग कर रहे हैं मर्जर के नाम पर दल बदल कर रहे हैं। ठीक है, उसी की बात यहाँ पे कही जा रही है। ये लाइन आपको समझ में आ गई हो। दिस ग्रुप 2/3 ऑफ द पार्टीज लोकसभा स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूट्स, यानी कि यह समूह पार्टी की लोकसभा ताकत का ठीक 2/3 बनाता है। आगे बढ़ते हैं। गिविंग देम द एस्केप रूट, मतलब बोला जा रहा है गिविंग देम मतलब जिससे उन्हें बच निकलने का रास्ता मिलता है। एस्केप मतलब होता है बच निकलने का, रूट मतलब होता है रास्ता, यानी कि जिससे उनको बच निकलने का रास्ता मिलता है। ठीक है, डेट की देयर क्रॉस ओवर, यानी कि उनका जो दल बदल है, बिल कॉन्स्टिट्यूट बनता है या मर्जर अंडर 10th शेड्यूल। बोलने का मतलब है कि 10वीं अनुसूची के अंदर जो उनका दल बदल जो वो कर रहे हैं वह क्या बन जाता है? मर्जर बन जाता है। वह क्या बन जाता है? 10वीं अनुसूची में आकर के उनका जो दल बदल है वह क्या बन जाता है? मर्जर बन जाता है। तो वह इसी जिससे उन्हें बच निकलने का रास्ता, जिससे उनको एक पार्टी को छोड़ने का एक रास्ता मिल जाता है। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लो, विरोधी कानून के तहत एक विलय माना जाता है, जो कि विरोधी कानून के तहत क्या माना जाता है? एक विलय, यानी कि एक डिफेक्शन माना जाता है। इस डिफेक्शन से बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं? 10वीं अनुसूची का सहारा लेकर के अपने डिफेक्शन को मर्जर में शो कर देते हैं। वही चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई। दोबारा से समझा रहा हूँ, बहुत आसानी से हम इस पूरी लाइन को समझेंगे, परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहले ये लाइन समझो, गिविंग देम द एस्केप रूट, मतलब कि जिनमें से उन्हें बच निकलने का रास्ता मिलता है। किस चीज़ से बच निकलने का रास्ता निकलता है? वो आगे वो लगाया डेट देयर क्रॉस ओवर, यानी कि उनके दल बदल बिल कॉन्स्टिट्यूट्स बन जाता है आ मर्जर, यानी कि एक विलय, एक मर्जर बन जाता है, यानी कि जो उनका दल बदल जो वो कर रहे हैं वो क्या बन जाता है? एक विलय बन जाता है दूसरी पार्टी में। अंडर 10th शेड्यूल, यानी 10वीं सूची के तहत जो उनका दल बदल है वह मर्जर बन जाता है। ठीक है, इस रास्ते से ये जो रास्ता है वह बच निकालता है दल बदल
यानी कि अगर दल बदल करेंगे तो फिर उनकी जो मेंबरशिप है पार्लियामेंट की वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। उसी रास्ते को से बच निकलने के लिए ये लोग मर्जर का इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने के लिए 10th शेड्यूल के द्वारा। भाई बोला गया है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब विरोधी कानून के तहत एक विलय माना जाएगा, और ये विरोधी कानून के तहत क्या माना जाएगा, एक विलय माना जाएगा, एक क्या माना जाएगा, दल बदल, और जिसके तहत किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसी डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए ये लोग 10th शेड्यूल की सहायता से अपने दल बदल को ये लोग मर्जर को में शो कर देते हैं। इसकी वजह से ये पार्टी भी चेंज कर लेते हैं और डिस्क्वालीफाई भी नहीं होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ इस पूरे साइड का मतलब ही यही है। पहली लाइन जो हमने पढ़ी थी, द 10th शेड्यूल इज हॉलोड आउट बाई अनप्रिंसिपल पॉलिटिक्स, यानी 10वीं अनुसूची को सिद्धांतहीन राजनीतिक द्वारा खोखला कर दिया गया है। और क्या बोला गया है, इंडियाज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों में द वेव ऑफ डिफेक्शन, जो दल बदल की लहर चल रही है, हेयर इज समथिंग डीपली ट्रबलिंग, बहुत परेशान करने वाली है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चीफ अमोंग देम, इनमें सबसे प्रमुख कौन है, इनमें सबसे प्रमुख संसद सदस्य हैं। दिस ग्रुप, यानी कि यह ग्रुप 2/3 ऑफ द पार्टीज लोकसभा स्ट्रेंथ, यानी कि लोकसभा पार्टी की ताकत का 2/3 एग्जैक्टली, यानी कि ठीक 2/3 बनाते हैं। मतलब कि ये जो लोकसभा के जो संसद के जो सदस्य हैं, ये है 2/3 यानी एग्जैक्ट, यानी ठीक 2/3 हिस्सा बनाते हैं किसी भी ग्रुप का पार्लियामेंट के। ठीक है, और उनमें से जैसे 3 ग्रुप हैं, उसमें से 3 में से 2 हिस्सा किसका है, इन्हीं मेंबर्स का, जो कि दल बदल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने पढ़ा गिविंग देम द एस्केप रूट, यानी कि इस रूट से बचने के लिए, इस रास्ते से बचने के लिए, डेट देयर क्रॉस ओवर, यानी कि अपने दल बदल को बिल कॉन्स्टिट्यूट शो कर देते हैं या फिर प्रदर्शित करते हैं या बनाते हैं। अब मर्जर एक विलय बना देते हैं अंडर 10th शेड्यूल, यानी 10वीं अनुसूची के तहत अपने दल बदल को ये लोग मर्जर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि विरोधी कानून के तहत, जो कि विरोधी कानून के तहत एक विलय माना जाता है। इसलिए बोला जा रहा है कि इस 10th शेड्यूल का गलत उपयोग किया जा रहा है। इसलिए ऊपर ऑथर ने क्या वर्ड इस्तेमाल किया, हॉलो, यानी खोखला कर दिया गया है हमारी 10वीं अनुसूची को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है आपका अंडर 10th शेड्यूल। अंडर 10th शेड्यूल मतलब 10वीं अनुसूची के तहत आ मेंबर, यानी कि सदस्य है, कैन बी डिस्क्वालिफाइड हो सकता है इफ, यदि दे वॉलेंट्री रिजाइन, यदि वह स्वयं की इच्छा से रिजाइन करता है तो वह डिस्क्वालीफाई हो सकता है फ्रॉम देयर पार्टी, यानी पार्टी से, अपनी पार्टी से खुद की इच्छा से रिजाइन करेगा तो वह डिस्क्वालीफाई हो सकता है। या फिर डिफाई मतलब कि खुला विरोध करेगा। आ पार्टी वीप मतलब कि पार्टी के निर्देशों का या फिर आदेशों का यदि वह खुला विरोध करता है तब भी उसको निकाला जा सकता है, उसकी जो सदस्यता है उसको डिसकंटिन्यू किया जा सकता है। ये सब चीज़ें कब होनी चाहिए, ड्यूरिंग मतलब के दौरान। आ डिवीज़न ऑफ वोट्स इन द हाउस, यानी कि हाउस में यानी सभा में विभाजन के वोट के दौरान यदि कोई भी पार्लियामेंट का जो सदस्य है उस टीम का, यदि वह खुलेआम अपनी ही टीम का विरोध करता है या फिर उस टाइम पर रिजाइन देता है तब उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। किसके तहत, 10th शेड्यूल के तहत। ये लाइन आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। इन 2003 यानी 2003 में द लॉ वॉज स्ट्रेंथेंड बाय एन अमेंडमेंट that remove the earlier split provision। बोला जा रहा है कि 2003 में एक संशोधन द्वारा, यानी अमेंडमेंट द्वारा, बाई अमेंडमेंट मतलब क्या था, एक अमेंडमेंट के द्वारा कानून को मजबूत किया गया। द लॉ वॉज स्टैंडर्ड मतलब कि कानून को 2003 में एक संशोधन के द्वारा कानून को मजबूत किया गया। कैसे पढ़ेंगे, द लॉ वॉज स्टैंडर्ड यानी कानून को मजबूत किया गया बाई एन अमेंडमेंट एक सुधार के द्वारा, डेट जिसने अर्लियर जिसने पहले की स्प्लिट यानी कि विभाजन प्रोविजन मतलब प्रावधान, इसने पहले की विभाजन प्रावधान को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। इसने पहले की विभाजन
प्रावधान को हटा दिया। ठीक है, 2003 में लॉ को मजबूत करने के लिए एक अमेंडमेंट किया गया जिसने पहले यानी स्प्लिट प्रोविजन या जिसने पहले विभाजन प्रावधान को हटा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिच मतलब जो had allowed 1/3 of a party's members to defect without penalty, यानी कि जो पार्टी के 1/3 सदस्यों को बिना दंड के दल बदल करने की अनुमति देता था। यानी कि किस चीज़ को अमेंडमेंट किया गया था, यानी कि जो पार्टी को जो अलाउ करता था, यानी कि अलाउ करता था 1/3 यानी कि 1/3 पार्टी के सदस्य, यानी पार्टी के सदस्यों को, पार्टी के 1/3 सदस्यों को जो अलाउ करता था डिफेक्ट विदाउट पेनल्टी, यानी कि बिना किसी जुर्माने के, डिफेक्शन मतलब कि दल बदल करने को, यानी कि जो बिना किसी जुर्माने के पार्टी के सदस्यों को, पार्टी के 1/3 सदस्यों को दल बदल करने का अनुमति देता था, उस कानून को अमेंड यानी संशोधन करके उस कानून में अपने कानून को मजबूत किया गया। ठीक है, पहले क्या था कि पार्लियामेंट के जो 1/3 सदस्य हैं बिना किसी पेनल्टी के वह दल बदल कर सकते हैं, डिफेक्शन कर सकते हैं, उसी को अमेंड किया गया 2003 में। आगे बढ़ते हैं। एंड रिटेन्ड ओनली द मर्जर एक्सेप्शन, और केवल विलय अब बात को बनाए रखा, और इसी का ही आज इस्तेमाल किया जा रहा है खूब जोरों शोरों से इंडिया की पॉलिटिक्स में। ठीक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जो बीजेपी वाले जो क्या नाम है उनका, मुझे कमेंट करना, जो कि उस आम आदमी के पार्टी के जो मेंबर्स थे, पार्लियामेंट मेंबर, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है, उन्होंने भी इसी का इस्तेमाल किया बहुत ज़्यादा। और केवल एंड रिटेन मतलब छोड़ा गया ओनली, और केवल सिर्फ एक ही चीज़ को बनाए रखा गया, मर्जर एक्सेप्शन, यानी कि विलय होने के अब बात को बनाए रखा, मर्जर के एक्सेप्शन को सिर्फ बनाए रखा। ठीक है, उसी का इस्तेमाल आज जोरों शोरों से इंडिया की पॉलिटिक्स में हो रहा है। मुझे नाम जरूर कमेंट करना क्या नाम है उनका। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट लाइन है वो है अंडर विच डिस्क्वालिफिकेशन डज नॉट अप्लाई, मतलब जिसके तहत यदि पार्टी के दो, अच्छा पहले ये आगे बढ़ते हैं तब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। इफ 2/3 ऑफ अ पार्टी लेजिस्लेटर्स एग्री टू मर्ज विद अनदर पार्टी, यानी बोला जा रहा है यदि पार्टी के 2/3 विधायक किसी अन्य पार्टी में विलय होने के लिए सहमत हों, यानी कि यदि किसी पार्टी के, यानी देखो इफ यदि अनदर पार्टी यानी किसी दूसरी पार्टी के साथ मर्ज यानी कि विलय होने के लिए, एग्री मतलब सहमत हो, लेजिस्लेटिव मतलब कि विधायक, यदि किसी सभा के विधायक किसी अनदर पार्टी के साथ मर्ज होने के लिए एग्री हों, कितने लोग उस पार्टी के 2/3 यानी 2/3 लोग दूसरी पार्टी के साथ विलय होने के लिए यदि सहमत हों तो क्या होगा, तो अयोग्यता लागू नहीं होती। तो बोला गया अंडर विच डिस्क्वालिफिकेशन डज नॉट अप्लाइड, यानी कि किसी सभा के यदि 2/3 लोग किसी दूसरी पार्टी में मर्जर यानी कि मर्ज होने के लिए एग्री हैं, विधायक लोग जो हैं, तो उनके ऊपर ये डिस्क्वालिफिकेशन के जो चार्जेस हैं वो नहीं लगते, उनकी मेंबरता बनी रहती है। इस वर्ड का सिर्फ इतना सही अर्थ है। इस लाइन को समझने के इफ से इसको पढ़ने की शुरुआत कीजिए। इफ 2/3 ऑफ अ पार्टी लेजिस्लेटर्स एग्री टू मर्ज विद अनदर पार्टी, यानी कि किसी दूसरी पार्टी में यदि 2/3 लोग यानी 2/3 विधायक शामिल होने के लिए एग्री हैं, तो विच डिस्क्वालिफिकेशन डज नॉट अप्लाई, तो यहाँ पर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। इंजीनियर्ड यानी कि योजनाबद्ध स्प्लिट विभाजन आर नाउ ड्रेस्ड अप एज मर्जर, यानी मर्जर के रूप में ड्रेस्ड अप मतलब प्रस्तुत किया जाता है। अब मर्जर यानी अब विलय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है क्या, योजनाबद्ध विभाजन। समझ गए, किसी को दल बदल करना है तो वो अपना विलय दिखा करके कर सकता है। जो एक्सेप्शन छोड़ा गया था उसी का फायदा लेकर के भाई यहाँ पे बोला गया है इंजीनियर्ड स्प्लिट्स यानी योजनाबद्ध विभाजन आर नाउ यानी अब ड्रेस्ड अप एज अ मर्जर, मर्जर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी योजनाबद्ध विभाजन अब विलय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। लेटिंग ग्रुप्स डिफेक्ट विदाउट
इनवाइटिंग डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि जिससे समूह बिना अयोग्यता झेले दल बदल सकता है। जिससे जो ये समूह है वह विलय का नाम लेकर के बिना किसी विदाउटिंग इनवाइटिंग डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि बिना अयोग्यता झेले वह डिफेक्शन यानी कि दल बदल कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी लाइन है वो है द लीगल वैलिडिटी ऑफ सच क्लेम, यानी कि ऐसे दावों की कानूनी वैधता स्वयं विवादित है। इट्स सेल्फ कंटेस्टेड। इस पूरी लाइन का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, द लीगल वैलिडिटी ऑफ सच क्लेम इज इट्स सेल्फ कंटेस्टेड, मतलब ऐसे दावे यानी कि सच क्लेम्स यानी ऐसे दावे, पहले यहाँ से पढ़ेंगे सच क्लेम यानी कि ऐसे दावे की कानूनी वैधता यानी लीगल वैलिडिटी, यानी ऐसे वादों की लीगल वैलिडिटी जो है इट्स सेल्फ कंटेस्टेड यानी स्वयं में विवादित है। समझ में आ गया हो, पहले पढ़ेंगे सच क्लेम्स द लीगल वैलिडिटी इट्स सेल्फ कंटेस्टेड, यानी कि ऐसे वादों की लीगल वैलिडिटी जो है वह खुद में कंटेस्टेड है यानी कि विवादित है। एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है इस बारे में, इन पास्ट जजमेंट, अपने बीते हुए यानी पास्ट के जजमेंट में, अपने पास्ट के न्याय में उन्होंने क्या कहा है, मेड क्लियर यानी कि पूरी तरह से स्पष्ट किया है, डेट अ मर्जर कैन नॉट बी ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी अलोन। बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास्ट के जजमेंट में साफ तौर पे कहा है कि एक विधायक कि एक पार्टी का विधायक अकेला बंदा, जो एक अकेला विधायक है वह मर्जर भी नहीं कर सकता है किसी दूसरी पार्टी के साथ। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास्ट के जजमेंट में क्लियरली मेंशन किया है। इस पूरी लाइन का अर्थ है एंड मस्ट इन्वॉल्व द प्रेजेंट पार्टी एज वेल। बोला गया है और इसमें मूल पार्टी को भी शामिल होना चाहिए, यानी कि वह अकेला मर्जर नहीं हो सकता, यदि होना है तो इसमें मूल पार्टी यानी जिसमें वो बंदा है उस पार्टी के लोगों का भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी वह किसी दूसरी पार्टी में मर्ज हो सकता है। ठीक है, तभी मर्ज हो सकता है। यही बोला गया है कि द लीगल वैलिडिटी ऑफ सच क्लेम इज इट्स सेल्फ कंटेस्टेड, यानी कि सच क्लेम्स यानी कि ऐसे दावे, द लीगल वैलिडिटी यानी कानूनी वैधता, इट्स सेल्फ कंटेस्टेड यानी स्वयं विवादित है। एज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इन अ पास्ट जजमेंट, अपने बीते हुए जजमेंट ने मेड क्लियर, साफ तौर से स्पष्ट किया है, डेटा मर्ज कैन नॉट बी, यानी कि वह मर्ज नहीं हो सकता ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी अलोन, यानी कि एक पार्टी का जो एक विधायक है वह किसी दूसरी पार्टी में मर्ज नहीं हो सकता। ये पास्ट के अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया है। एंड मस्ट इन्वॉल्व, यदि वह होना भी चाहता है तो उसको इन्वॉल्व होना होगा। तो किस चीज को इन्वॉल्व होना होगा इस केस के अंदर, द पेरेंट पार्टी एज वेल, यानी कि जिस पार्टी से वो बंदा है जो विधायक है उस पूरी पार्टी को इसमें मर्ज होने की जब सहमति होगी तभी वह अकेला विधायक किसी दूसरी पार्टी में मर्ज हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का आर्टिकल था। आई होप कि आपको पूरा आर्टिकल बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो आप दोबारा से इस वीडियो को पॉज करके खुद से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि इतनी आसान भाषा से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मेरे साथ यानी एडिटोरियल बाय प्रियांशु के साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका मैं दिल से आभारी हूँ। ठीक है, अपने कॉम्प्रिहेंशन को अगर आप सच में इम्प्रूव करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरे भी 5 में से 5 क्लोज टेस्ट में आए और 5 में से 5 ही आपके कॉम्प्रिहेंशन में आए, तो बस एक काम करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो में आप क्या अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, क्या क्या ऐड कराना चाहते हैं, क्या क्या रिमूव कराना चाहते हैं इस वीडियो में से, वो मुझे अपने सुझाव जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आज है हमारा 20 जून शनिवार, तो हम मिलेंगे मंडे में, क्योंकि संडे में एडिटोरियल आता नहीं है। तो आप पूरे हफ्ते की वोकैब को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि हम मिलेंगे अब मंडे में। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।